हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और हमने काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ डाला है, क्वेश्चन करवा डाले हैं। अब जो छुटपुट चीज़ें रह गई हैं वो भी बताएंगे और उसके बाद फिर एक मेन चीज़ और रह जाती है, लोकस। लोकस एक सेपरेट चीज़ है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़त्म करके एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने देखो कॉन्जुगेट के बारे में बताया, मॉडुलस के बारे में बताया, आर्गुमेंट के बारे में बताया, फिर पोलर फॉर्म, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे कि यार कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो आज तो प्रॉपर्टीज़ का ही डिस्कशन हो पाएगा। अच्छा, कुछ शुरुआत में एक्चुअली हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे तो हमें एक टाइप के क्वेश्चन कराने चाहिए थे जो मेरे दिमाग से निकल गया और मैं उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं करा पाया। तो मैं वैसे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो मुझसे स्किप हो गया था, मैं लास्ट में एक दो क्वेश्चन उस टाइप के करा दूंगा जो मुझे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में कराना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही है, कभी भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं अपना मेन कंटेंट यार, जो है क्या कि हम पढ़ने वाले हैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, बड़ी सिंपल सिंपल बातें हैं। जैसे पहला, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और टोटल का कॉन्जुगेट ले लो, तो ऐसे कर लो, चाहे इनका सेपरेट कॉन्जुगेट लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है ना। तो पहले जोड़ के कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेके जोड़ दो, एक ही तरह से। दूसरी बात, हम Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट ले लें या फिर Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट तीसरी, या फिर इसी का जनरलाइज नियम क्या होता है कि जरूरी थोड़े है आपको Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn दिया गया हो और इस टोटल का कॉन्जुगेट दिया गया हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट और डॉट 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 Zn कॉन्जुगेट, ऐसे ऐसे दिया, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। अच्छा, अब देखो, थोड़ी देर के लिए थर्ड चीज़ मैं वैसे डायरेक्ट दिखाने वाला था, बट ठीक है, समझाई जा सकती है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए, अगर हम मान लेते हैं कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, ये हमने मान लिया, तो अपने को मालूम है कि इसका Z बार हम कैसे लिख सकते हैं, इसका Z बार हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई। बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, Z और Z बार को ऐड कर देते हैं। अगर Z और Z बार को ऐड कर दिया तो x जुड़ के कितना हो गया, 2x, और आई वाई और माइनस आई वाई निपट गया, तो यानी ये सिर्फ इतना ही आया। तो हम ये कह सकते हैं कि यार दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z आ जाता है, क्योंकि x को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z। तो ब्रैकेट में इसको न डालने के बजाय आप इसको डाल लो। अच्छा, उसी में अगला, अगर मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो प्लस माइनस x ये क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। फिर आई वाई और आई वाई जुड़ के 2i बचा देगा। तो इसका मतलब इसको डब्बे में कर लो। अच्छा, इसको डब्बे में नहीं करना है, देखो आई मतलब कौन, इमेजिनरी पार्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि Z माइनस Z बार करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z आएगा, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ही नहीं, इंटू आई भी रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी है और कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टी है, यानी मॉडुलस और कॉन्जुगेट के दोनों को मिला के प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसी को जानते हो कभी कभी ऐसे भी यूज़ करा जा सकता है, जैसे x है ना, x, इसी x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं Z प्लस
जेड बार डिवाइडेड बाई 2। अरे इस 2 को इधर लेकर जाओ तो x को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। एंड बिल्कुल उसी तरह y को कैसे लिखा जा सकता है, y को लिखा जा सकता है z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। यानी कभी कभी इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, किसी ऐसे क्वेश्चन में करेंगे जहाँ पर एक्स वाई में रिलेशन दिया गया होगा और आंसर मांग रहा होगा जेड के फॉर्म में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स को ऐसा रख देंगे और वाई को ऐसा रख देंगे और अपना काम हो जाएगा। तो आप आई होप समझ में आया होगा। तो ये हो गई कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे। तो यहाँ से हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। पहली कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो, चाहे उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, बराबर होता है। अच्छा, इसमें हमने ये लिखाया, एक और प्रॉपर्टी लिख लो इधर पे चौथे नंबर पे, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लो और उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लो तो वही ओरिजिनल जेड बन जाता है। ठीक है, ये जैसे x प्लस आई वाई लिया तो उसका कॉन्जुगेट लिया तो x माइनस आई वाई हो गया, और x माइनस आई वाई का फिर से कॉन्जुगेट लिया तो अगेन x प्लस वाई आई वाई बन गया कि नहीं बन गया। तो बस ये बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करो, z1 इंटू Z2 करो और फिर कौन ये लगा दो। इसका मतलब ये है कि भाई आप क्या कर सकते हो, Z1 अलग मॉडुलस निकालो और Z2 अलग मॉडुलस निकालो, तब मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधे मॉड निकालो अलग से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ज़्यादा ईजी है। और सिर्फ यही नहीं, आप कई सारे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn और टोटल का फिर मॉड देना हो, तो इसका मतलब सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं यार, सबका अलग अलग मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। डॉट 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 Zn, तो ये प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, उसी तरह डिवीजन में भी काम करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि अगर हमारे पास Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड दिया गया है तो वी कैन इजीली हम क्या लिख सकते हैं, Z1 मॉड, अरे तेरी तो, डिवाइडेड बाई Z2 मॉड। फिर देखो ये दिमाग में ना बैठ जाता है, बार बार लगता है, Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड, है ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अगर बार लगा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी ही यही बता रखी है कि मॉडुलस ऑफ जेड और कॉन्जुगेट ऑफ जेड का मतलब जेड का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पर बार लगा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आप खोज रहे होगे सर प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी, तो प्लस माइनस वाली भी बताते हैं। देखो, थोड़ा सा वो ट्रायंगल लॉ से प्रूफ होता है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। आप मेरी बस बात मान के चलना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा ना, अगर ये वेक्टर ए है जिसको हमने मॉड Z1 कह दिया और इसको, ठीक है भाई, इसको Z1 कह दिया, थोड़ी देर के लिए वेक्टर मान लो इसको, और इधर इसको मान लिया Z2 वेक्टर, तो यूं और फिर एरो अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए तो ये और ये Z1 प्लस Z2 वेक्टर A प्लस B वेक्टर होता था, वैसे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब Z1 एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर Z1 प्लस Z2 ये दोनों वेक्टर का सम जो है वो भी एक ट्रायंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें मैं लिखाने जा रहा हूँ कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है, इसका मतलब ये तीसरी साइड की लंबाई, मॉड लेने पे क्या हो जाता है, लंबाई मतलब हुआ, तो यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लिया तो यानी इस लंबाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये लंबाई और इन दोनों को अलग अलग जोड़ो, यानी कि Z1 मॉड मतलब इस लेंथ को जोड़ो और इस लेंथ को जोड़ो प्लस Z2, तो आप देखो कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी के साइड से बड़ा होता है कि नहीं बड़ा होता है, यानी ये जो साइड है ये हमेशा इन दोनों से सम से छोटी होगी कि नहीं होगी, तो लेस देन इक्वल्स टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आगे। अच्छा, 5वें नंबर पे देखो क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया, Z1 माइनस Z2 कर लिया, ठीक है ना। अरे भाई थोड़ी देर के लिए अपोजिट, अगर ये Z2 है तो ये कितना है माइनस Z2, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर की तरह देखो, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये भी क्या एक साइड है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो Z1 माइनस Z2 है और इसका मॉड ले लिया तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इनका अंतर ले लिया, Z1 में से Z2 घटा दिया, ठीक है ना। अच्छा, Z1 में से Z2 घटा दिया, अगर ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, डिफरेंस को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मैंने बाहर भी मॉड ले लिया। अब देखो ये क्या है, दो साइड्स का, यानी कि अगर ये Z1 है ये माइनस Z2 है तो ये दोनों साइड का क्या है, डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है। और ये एक तीसरी साइड है कि नहीं साइड है। तो इसका मतलब दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का, जो दो बड़ी साइड हैं आप उन्हीं को ही ले लो। जैसे उदाहरण के तौर पे तुम्हें दिखाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 3 और ये 4 तो ये 5 होगा, तो दो बड़ी ही ले लो। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी ले लो, इन दोनों का जो अंतर होगा वो तीसरी से हमेशा छोटा होगा। यानी कि किन्हीं भी दो साइड का आप डिफरेंस ले लेते हो ना, तो वो डिफरेंस जो होता है वो सबसे छोटी वाली साइड से भी कम आ जाता है। देख लो, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर होगा ना, 5 और 3 घटाओ तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। और वो 2 वैल्यू देखो सबसे छोटी वाली साइड से भी कम हो गया कि नहीं हो गया, 3 से भी कम। यानी कि ये क्या है, ये एक लेंथ है। तो ये लेंथ, ये क्या होगी, दोनों के डिफरेंस से भी बड़ी होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। इन दोनों चीज़ों को हम ट्रायंगल इक्वालिटी बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो भूल जाओ, जाने दो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग नहीं, एक और प्रॉपर्टी। यार एक काम करते हैं, z की पावर n का मॉड निकालें या फिर मॉड z का n निकाल दें। अब देखो ये भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। कारण क्या है, अगर मैं एक आपको z कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं कि भाई 2 + 3i है ना, और ये हो गया, तो फाइंड क्या करना है, मैं कह दूं कि z टू पावर n का मॉडुलस निकालो या z की पावर 100 का मॉडुलस निकालो, तो हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि 100 एक्सपेंड कर नहीं सकते। लेकिन इस प्रॉपर्टी की बदौलत ये क्या कहता है कि भाई पहले आप मॉड z निकाल लो। मॉड z निकाला तो 9 और 4 13, √13 आ गया कि नहीं आ गया। और फिर क्या बोला है, इसकी पावर 100 कर दो, यानी यही चीज़ मॉड z की पावर 100 भी लिखी जा सकती है, यानी कि उसकी पावर 100। तो इसका मतलब √13 की पावर 100, यानी कि √13 की पावर 100। अब ऐसे निकल आया, तो ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है ना। ये हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और है मॉडुलस की ही प्रॉपर्टी, बट 7 नंबर, कि अगर हमारे पास Z1 + Z2 का होल स्क्वायर दिया गया है ना, तो देखो बड़ा काम की चीज़ है, याद रखना। हम आएंगे इस पर, क्वेश्चन भी कराएंगे, डोंट वरी। लेकिन एक समय यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, यानी Z1 और Z2 बार को मल्टीप्लाई करना और उसका जो रियल पार्ट है उसका 2 टाइम्स, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, 8वें नंबर पे आते हैं। 8वें नंबर पे हमें इसी के माइनस का फॉर्मूला खोलना है, तो Z1 माइनस Z2 के मॉड का जो स्क्वायर होता है वो होता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 9 नंबर इक्वेशन एक बन जाएगी, यानी कि Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर। वो ये दोनों जुड़ेगा तो कट जाएगा प्लस माइनस, और ये जुड़ के 2 बार हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर ब्रैकेट 1। बस इतनी प्रॉपर्टी लिख लो, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पर हम कराएंगे क्वेश्चन कई सारे, बट एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कराता हूँ। पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। देखो, ठीक है, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है भाई, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, एंड मॉड बीटा इक्वल्स टू 1। चल भाई ठीक है, तो मतलब बीटा का मॉडुलस क्या है, 1 है। अल्फा का कुछ नहीं दिया, अल्फा का कुछ और भी हो सकता है। तो फाइंड
अल्फ़ा माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फ़ा बार बीटा, है ना, इसके मॉडुलस की वैल्यू बताओ। ये अब देखो कैसे करेंगे। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए तो हमारे लिए मॉड तकलीफ देता है, अगर तकलीफ देता है तो फिर उसका स्क्वायर कर लो, तकलीफ कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि उसके स्क्वायर को हम z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मुझे ये निकालना है तो इससे बेहतर मैं क्या निकालूँ, इसका स्क्वायर, और जो भी आएगा रूट मार दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अंडर रूट लगा दूंगा, यानी ये निकाल पाए, इसकी वैल्यू सपोज z1 आ गई तो इसका अंडर रूट ले लो, मॉड z निकल आएगा नहीं निकल आएगा। ठीक है, तो वही अगर हम फंडा लगाते हैं तो फिर मुझे क्या निकालना चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा और 1 प्लस अल्फ़ा बार बीटा, और मुझे इसका मॉड पूछा गया है, मैं इसका मॉड स्क्वायर निकालता हूँ। ठीक है, तो अच्छा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड का स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे लिखा जा सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर और इनटू उसी का कॉन्जुगेट, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा बार बीटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, मैंने प्लस ही लगा रखा है। अगर आंसर आ गया जो मुझे मालूम है तो मतलब सही क्वेश्चन था, बट ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसी का कॉन्जुगेट लोगे तो सबका, क्योंकि सब अल्फ़ा बीटा सब क्या है, कॉन्जुगेट है, तो सब पे बार लग जाएगा। तो इनटू अल्फ़ा बार माइनस बीटा बार 1 प्लस अल्फ़ा बीटा बार। देखो जिस पे बार लगा है उस पे एक और बार लग गया तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, अगर अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा बार फिर माइनस अल्फ़ा बीटा बार। अब बीटा की कहानी आई तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बार बीटा, और फिर माइनस माइनस प्लस बीटा बीटा बार हो गया। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1, फिर इसी 1 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, अल्फ़ा। वही मैं कह रहा था कि मुझे लगता है यहाँ माइनस होना चाहिए था। ठीक है ना, ठीक है, आप माइनस कर लो यार, नहीं आएगा तो देखी जाएगी। ओके ठीक है, माइनस कर लो। तो अगर आपने माइनस कर लिया तो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, माइनस अल्फ़ा बीटा बार। अब इसका काम खत्म हो तो इसको ले जाएंगे तो ये माइनस अल्फ़ा बार बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और फिर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो अल्फ़ा अल्फ़ा बार और इनटू बीटा बीटा बार हो गया। अच्छा, मुझे मालूम है कि यार अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड अल्फ़ा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और बीटा बीटा बार करोगे तो वो मॉड बीटा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, मुझे इतना मालूम है कि मॉड बीटा कितना है 1, तो इसका स्क्वायर भी कितना होगा 1, तो यहाँ पर तो हम बच गए। तो इसका मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा बार पे हम मॉड अल्फ़ा स्क्वायर लिख दे, चलेगा। अच्छा, अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आया माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और इसको मैं +1 लिख दूँ, चलेगा। यस। अच्छा, नीचे देखो क्या आया, नीचे हमारे पास आया यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और प्लस देखो अल्फ़ा अल्फ़ा बार किसके बराबर हो गया, मॉड अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर, और बीटा बीटा बार यानी मॉड बीटा स्क्वायर, बट मॉड बीटा स्क्वायर इंटू क्या है, वो तो 1 ही है, तो इंटू 1 लिख दो, लेकिन लिखो चाहे ना लिखो 1 की बात। अब ऊपर वाले ब्रैकेट और नीचे वाले ब्रैकेट को देखो तो ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि हम किसको सॉल्व कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे थे अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, इसको सॉल्व कर रहे थे, इसका स्क्वायर, और वो क्या कितना गया 1, और मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है, तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मॉड, और रूट वन की वैल्यू 1 ही होती है, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने बोला था जो हमें सेकंड लेक्चर में जो क्वेश्चन जिस टाइप के कराने चाहिए मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें हमसे न जाने कैसे स्किप हो गया और आप लोग सोचोगे यार ये वाला हमने कराया नहीं। डोंट वरी, अब नज़र पड़ गई है तो करा देते हैं।
एक क्वेश्चन कराएंगे, उसी से सब क्लियर हो जाएगा। हो सकता है मैंने कराया भी हो यार, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, है ना, इसीलिए। देखो कहाँ गया, क्वेश्चन क्या है कि इफ x इक्वल्स टू -2 माइनस √3i देन फाइंड, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब x की वैल्यू यहाँ डालो तो उसका पावर 4 करो, x की वैल्यू यहाँ डालो तो क्यूब करो, यहाँ डालो तो उसका स्क्वायर, यहाँ, फिर ऐसा करके बहुत बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी को पड़ेगी। अच्छा, यहाँ तो 4 तक फिर भी गनीमत है, अगर और आ जाता 5 या 6 पावर आ जाती तो उसका एक्सपेंशन भी नहीं जानते, अरे जानते तो 4 पावर कभी नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट अगर मैंने रख दिया तो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि फंस जाएंगे, है ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन आएगा, प्लस माइनस का गड़बड़ी करेंगे और एक्सपेंशन भी अपने को आते ही कहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब यार ये सीधा सीधा रास्ता तो नहीं होगा। उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमको 10 को डिवाइड करना है 4 से, या 11 को डिवाइड करना है ना, तो 4 2 जा 8 और माइनस करा तो 3 रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अच्छा, जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और इसको बोलते हैं डिवाइज़र, ये हो गया कोशेंट, इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। और ये जो बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर। यानी कि इस 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 कोशेंट × डिवाइज़र और प्लस 3 रिमाइंडर, 4 दूनी 8 और 3 11, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट × डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये तो आपको पता ही होगा, बट इसी चीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखो अपने को इतना समझ में आया, डायरेक्ट रखे हुए तो बेमौत मारे जाओगे, है ना, कैलकुलेशन में, और कल को और बड़ी पावर आ गई तो और आफत। तो फिर एक काम करते हैं, मैं रखता नहीं हूँ, मैं इसी को आगे लेकर बढ़ता हूँ। एक काम करता हूँ, 2 को इधर ले आओ तो वो x + 2 हो गया कि नहीं हो गया, और इधर क्या बच गया, माइनस का √3i। अच्छा, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास ये कितना आया, x² + 4x + 4, है ना। अच्छा, माइनस का स्क्वायर तो कितना हो गया, प्लस ही हो गया, √3 तो 3, और यहाँ पर आ गया i²। अच्छा, मुझे इतना मालूम है कि x² + 4x + 4 और उधर -3 हो चुका है, i² की वैल्यू -1 होती है, और इस साइड में लेकर आए तो हमारे पास क्या बच गया, x² + 4x और प्लस कितना 7 = 0। तो इसका मतलब ये कहाँ से निकला, यहीं से निकला। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बट ये किसी अलग रूप में लिखा हुआ है और ये किसी अलग रूप में लिखा हुआ है। इसमें रूप क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है i, और यहाँ i के झंझट से छुट्टी पा गए हैं, बस ये दोनों चीज़ सेम है। तो इसका मतलब अभी बीच की कैलकुलेशन में हटा देता हूँ। इसका मतलब x को चाहे तुम ऐसे देखो या फिर ये देखो कि यही चीज़ x² + 4x + 7 = 0, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि x² + 4x + 7 से डिवाइड करता हूँ किससे, 2x की पावर 4 + 5x क्यूब + 7x² -x + 41 एंड ये, ठीक है। अब देखो, जब भी हम किसी अलजेब्रा को अलजेब्रा से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हर बार लीडिंग टर्म देखते हैं। लीडिंग टर्म का मतलब होता है पहला वाला टर्म, उसको बराबर करना है। देख, हमेशा यहाँ जो लोग होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x की पावर 4 है, यानी तो एक तो मुझे x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये x की पावर 4 बनेगा। अच्छा, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो मुझे एक 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2x² इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया, 2x की पावर 4।
अच्छा, ये सब में मल्टीप्लाई होगा। पहले टर्म को बराबर करने के लिए जो सोचना और फिर वो सब में मल्टीप्लाई करना। तो 4 दूनी 8 हो गया ना, 8x³ और फिर 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 14x²। ठीक है भाई, अब माइनस माइनस माइनस, तो ये तो निपट गया। अब ये माइनस का 8 बन गया, तो माइनस का 8 और प्लस का 5, माइनस का 3x³ और फिर माइनस का 7x²। अच्छा, माइनस का x तो उतर आएगा, एक एक करके उतरेगा, तुम दोनों मत उतार लेना है ना, एक एक करके चीज नीचे आती है। अब फिर लीडिंग टर्म देखेंगे, ये और ये, तो यहाँ पर कितना -3 और यहाँ पर कौन 1, तो एक तो -3 कांस्टेंट को बराबर करा जाएगा, फिर यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब, यानी एक x लाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं, अब -3x से इस सब में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव बन जाएंगे, तो -3x³ -4 3 12 x² है ना, और -7 3 21x। अच्छा, अब घटाना है तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस निपट गया। अब ये प्लस का 12 -7 तो 5x²। अब प्लस का 20 21 -1 तो प्लस का कितना 20x। अब ये 41 उतर आया तो आ गया 41। अब यहाँ पर स्क्वायर तो कोई भी पंगा नहीं रह गया, यहाँ पर 5 यहाँ पर 1, तो बस सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया 5x² और 5 × 4 यानी 20x, और फिर 7 और 5 मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 35। ओके, फिर माइनस करा निपट गया। हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया 35 7 6 आ गया ना आंसर। ठीक है ना, आंसर 6 नहीं आया, ये मतलब रिमाइंडर 6 आया। अब अपने को इतना मालूम है कि ये क्या है डिविडेंड। ये डिविडेंड कैसे लिखा जा सकता है, कोसेंट इंटू रिमाइंडर। मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोसेंट इंटू डिवाइजर। चलो फिर से लिख देता हूँ क्या, कि 2x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41, दिस कैन बी रिटन एज कैसे, कोसेंट इंटू डिवाइजर, यानी कि x² प्लस 4x प्लस 7 और इंटू कौन 2x² माइनस 3x प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर 6। अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे पता है 0, देख लो x² प्लस 4x प्लस 7 की वैल्यू कितनी है 0, और 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया 0 हो गया, तो आंसर कितना आया 0 + 6, यानी कि हमारे पास 6 आंसर आ गया। तो जब भी हम इस केस में करेंगे ना, तो अब ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है। ठीक है, बस तुम्हें मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक आगाह कर दूं तुमको, कि अगर यहाँ पर सपोज है थोड़ी देर के लिए ये हमारे पास बच जाता 2x + 6 बच जाता, तो फिर जो रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 2x + 6, लेकिन यहाँ x आ गया कि नहीं आ गया। अब x आ गया तो क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम है इसलिए x यहाँ रखना पड़ेगा। अगर x आता है तो, नंबर आ गया तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर वेरिएबल आया तो उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी। फिर 2 और फिर -2 माइनस √3i लिखते और प्लस का 6, तो ये 2 दूनी -4 और माइनस का 2 √3i और प्लस का 6 करते, तब आंसर कितना आ जाता 2 - 2 √3i। ठीक है ना, ये आंसर बन जाता। बट कोई बात नहीं, ऐसा आता तो ऐसा होता, बट मैंने तुमको यहाँ सतर्क कर दिया। असल में क्वेश्चन फिर अपने पास तो यही है ना, छोड़ो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यही एक चीज़ थी, शायद हमने छोड़ दी थी, मैं भी बताई भी हो, बट हमको याद नहीं आ रहा और मैं अपने सारे लेक्चर तो चेक करने नहीं वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन एक आध लिख भी देता हूँ, इस तरह से आप ट्राई करो और आंसर मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ x = 5 डिवाइडेड बाई 1 - 2i, ठीक है ना, 1 - 2i, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है x³ माइनस x नहीं प्लस x² माइनस x + 22। अब इसमें क्या करना, पहले तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर 1 + 2i आएगा और नीचे 5 आ जाएगा, 5 5 से कट जाएगा। उसके बाद गेम खेल लेना है ना। अगला कि इफ x = 3 + 4i, देन इसकी वैल्यू बतानी है क्या, x⁴
4 माइनस 12x³ प्लस 70x² माइनस 204x, ठीक है ना। आप भी सोच रहे होगे कि यार मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए, आपको बड़े बड़े दे दिए। कोई बात नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, हमको तो आधा घंटे के अंदर लेक्चर खत्म करना होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन करो, जो भी आंसर आए आप कमेंट करो, सही जवाब देते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। मॉडुलस और आर्गुमेंट नहीं मॉडुलस और कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं ना, उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और ये सब करने के बाद फिर जाके अंत में हम लोकस का एक पोर्शन पढ़ाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह चलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।